ये साल 1995 की बात है। बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और इसी विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति जिसका नाम दुलार चंद यादव होता है, वो भी निर्दलीय रूप में प्रत्याशी बनकर अपनी किस्मत आजमा रहा था। एक मंच से बातचीत कर रहा था, जनता को संबोधन कर रहा था और संबोधन के दौरान ही उसने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन टाल क्षेत्र का अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो मैं खुद हूं। दुलार चंद यादव ने जब इस तरह का ऐलान किया तो सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत भी कर दिया। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाते, चुनाव हार जाते हैं। दुलार चंद यादव का साल 1980 से लेकर साल 1990 तक दबदबा रहा था अपने इस टाल इलाके में। चाहे वो लूट की घटना हो, हत्या हो, रंगदारी हो, इस तरह के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस दुलार चंद यादव पर दर्ज भी हो गए थे। और अति पिछड़े हों या पिछड़े वर्ग हो या कई ऐसी जातियां हों, उसमें इस व्यक्ति का अच्छा खासा बोलबाला रहता था। जब जब ये व्यक्ति डकैती डाला करता था तब लाल रंग का एक कपड़ा अपने साथ लेके जाया करता था और डकैती डाला करता था। इससे ये पता चल जाया करता था कि दुलार चंद यादव के जो समर्थक हैं या फिर जो उसके साथ जो उसका गैंग है, उसने ये डकैती डाली है। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस मामले में कोई हस्तक्षेप भी कर दे। ऐसे ही साल 1990 की बात है। बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और बाढ़ लोकसभा से नीतीश कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तभी किसी ने नीतीश कुमार जी से कहा कि तुम्हें अपना जो थोड़ा सा समर्थन देना चाहिए, साथ लेना चाहिए। दुलार चंद यादव का इस क्षेत्र में पिछड़ों में, अति पिछड़ों में बहुत दबदबा कायम है। क्यों ना तुम इसी से बात करो, और बात करोगे तो हो सकता है कि आपको वोट मिले और अच्छे वोट मिले और आप अच्छे से जीत भी जाओ। ऐसा ही होता है, एक राजनीतिक मंच सजाया जाता है और उस मंच पर कहीं ना कहीं इन व्यक्ति को, दुलार चंद यादव को, अपने पास बुला लिया जाता है। साल 1980 से 1990 तक ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ गुंडागर्दी या बदमाशी या कह सकते हैं डकैती में ही हिस्सेदारी लिया करता था, लेकिन राजनीति से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो नीतीश कुमार जी को भी फायदा मिल जाता है। वक्त आगे बढ़ रहा था। इस व्यक्ति ने कई बार निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से कोशिशें की, लेकिन कभी ये विधायक नहीं बन पाता है दुलार चंद यादव। और ऐसे ही करते करते वक्त बीतने लगता है। वो हमेशा किसी न किसी पार्टी के समर्थन में जाकर ज़रूर खड़ा हो जाया करता था। साल 2025 में भी कुछ ऐसा ही था कि वो किसी के समर्थन में जाकर खड़ा हो जाता है और इसी बीच में उसकी हत्या हो जाती है। उस हत्या से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दुलार चंद यादव की मर्डर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दुलार चंद यादव का हत्या क्यों की गई, इसके पीछे की क्या वजह हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार प्रदेश के जिला पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और इन्हीं में से मोकामा विधानसभा है। और मोकामा विधानसभा इन दिनों बिहार चुनाव के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर चर्चा हो रही है तो मोकामा विधानसभा की चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। भदौर थाना है, लगता है भदौर थाने में एक सूचना पहुंचती है और ये बताया जाता है कि गांव तारातर और बसावंचक, इसके बीच में अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था। बड़ी संख्या में लोग, उनकी गाड़ियां जा रही थी और इसी बीच में किसी ने उन पर हमला कर दिया है, उनके गाड़ियों पर हमला कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप वहां पर पहुंच जाएं। इस बीच पुलिस यहाँ पर इस इलाके में दौड़ने लगती है, भागने लगती है कि आखिरकार हुआ क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा मामला ना हो जाए। क्योंकि अनंत सिंह अपने आप में बाहुबली हैं और उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी बीच में पुलिस वहां तक पहुंच पाती तभी घोसवरी थाना लगता है, वहाँ भी सूचना मिल जाती है कि ये तारतर गांव है, इसकी यहाँ पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया है। जितनी जल्दी हो सके पुलिस को मौके पर भेज दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बड़ा खून खराबा हो सकता है। एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ ये छुटपुट झगड़े या बड़े झगड़ों की जब सूचनाएं पुलिस को मिलती हैं तो पुलिस की भी एक तरह से नींद हराम हो जाती है, उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा मामला हो जाए। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे पुलिस तारतर गांव में पहुंच जाती है, वहां जाकर देखती क्या है कि कई वाहनों के शीशे टूटे पड़े हैं, फूटे पड़े हैं। और वहां की हाल देख के लग रहा था जैसे कि यहां से अभी कुछ देर पहले ही बहुत बड़ी झड़प हुई हो, जैसे किसी को मारने पीटने की कोशिश की गई हो। इसी बीच में एक गाड़ी के अंदर झांक कर जब देखा जाता है तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। गाड़ी में लाश पड़ी हुई थी। जब ये पूछा जाता है कौन है, लेकिन उस व्यक्ति की मूंछों के रुबाब को देखकर साफ अंदाजा लग चुका था कि व्यक्ति कोई आम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति दुलार चंद यादव है। दुलार चंद यादव का भी अपने आप में एक बड़ा रुतबा रहा है, बड़ा नाम रहा है। साल 1980 से लेके और 1990 तक डकैती क्षेत्र में, और बाद में फिर इस व्यक्ति का जो नाम रुतबा रहा है वो राजनीति में किसी न किसी पार्टी से जुड़कर उसके समर्थन में व्यक्ति रहा है। ये अब आखिरकार ये हुआ क्या है, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लग जाती है। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल होती हैं, ये वीडियो पूरे
पटना से लेके पूरे प्रदेश भर में फैल जाती हैं कि दुलारचंद यादव की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, पुलिस इससे पहले कि जांच नतीजे पर पहुंचती। अब चाहे प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हों, डीजीपी, उन्होंने भी इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू करा दिया। साथ ही जो चुनाव आयोग है उसने भी रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी कि आखिरकार मामला क्या है, इसके पीछे की कारण क्या है। तभी इसी बीच में एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर दर्ज कराने वाला दुलारचंद यादव का पोता होता है। वो कहता है कि अनंत सिंह का जो काफिला है वो इधर से गुजर रहा था, अचानक से काफिला रुकता है और हम लोग भी इसी जगह पर मौके पर मौजूद थे। हमारी जैसे गाड़ी थी, हमारी गाड़ी में दादा बैठे हुए थे, दादा ने इनकी दुलारचंद यादव। इसी बीच में दो व्यक्ति, एक का नाम राजवीर सिंह होता है, दूसरे का नाम करमवीर सिंह होता है। दोनों मेरे दादा की तरफ आते हैं, दादा को पकड़ते हैं, खींचकर बाहर निकालते हैं और जैसे ही दादा को बाहर निकालते हैं तो इसी बीच में अनंत सिंह, उसके हाथ में हथियार होता है, वो हथियार लेके मेरे दादा के पास पहुंचता है और एकदम से ही गोली मार देता है। गोली मेरे दादा के सबसे नीचे वाले हिस्से में, यानी कि पैर में, एड़ी के पास, एंकल पे जाकर लगती है। गोली आर पार हो जाती है। वो जाकर यहाँ से सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है अनंत सिंह। लेकिन जो उसके समर्थक थे, जो उसके साथ रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति छोटन सिंह आता है, उसके हाथ में लोहे की रोड होती है, वो उसके दादा को मारना शुरू कर देता है। हालांकि पोता वहाँ से डर जाता है, भाग जाता है। जब भाग रहा था तो पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। यही बात वो तहरीर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था और यही बात उसने मीडिया में जो इंटरव्यू दिए थे उसमें बताने की कोशिश कर रहा था। उसने ये भी बताया कि छोटन सिंह ने जब उसके दादा पर हमला करना शुरू किया है तो इसी बीच में एक थार आती है और थार से उसके दादा को कुचलने की कई बार कोशिश की जाती है। जब उसकी इस हत्याकांड को अंजाम दे दी जाता है, यहाँ से ये काफिला निकल जाता है, चला जाता है। अलग अलग 3 एफआईआर दर्ज होती हैं और इसमें बताया जाता है कि 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। देखते ही देखते सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जहां देखो वहां पर इस घटनाक्रम के बारे में छपना शुरू हो जाता है, प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। मीडिया में लगातार इस पर खबरें आ रही थीं। अब बिहार विधानसभा का चुनाव एक तरफ और मोकामा विधानसभा एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक हत्या और वो भी दुलारचंद यादव की हत्या होना, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। पीएम रिपोर्ट जब आती है तो पीएम रिपोर्ट से शुरुआत में बताया जा रहा था कि गोली मार कर हत्या की गई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है, खुलासा होता है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि गोली उनके नीचे वाले हिस्से में लगी थी, पैर में लगी थी। पैर में जहां गोली लगी थी उससे गोली का इतना असर नहीं रहा था, लेकिन उनके शरीर में, मीडिया रिपोर्ट में जो प्रकाशित होता है, तो उनके शरीर में कहीं सर हो, पीठ हो या फिर पैर हो या पसलियाँ हों, उनमें इतनी बड़ी चोट पहुँचाई गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस अभी भी जाँच पड़ताल कर रही है, लेकिन इसी बीच में अनंत सिंह ने भी अपने आरोपों को, जो ऊपर लगे हुए आरोप थे, उनको कहा कि ये सब निराधार हैं और इस तरह की जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। अगर ये सब किया है तो जो बीणा देवी हैं, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी हैं, जिनके पति का नाम बाहुबली सूरजभान है, ये सब उनका करा धरा है। हमारे काफिला तो यहाँ से निकल चुका था, जा चुका था। बाद में जो काफिला बचा था उन्होंने ये सब किया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे इसमें कुछ बात नहीं है। इस तरह की वो बात करते हैं और कहते हैं इनके बारे में, अनंत सिंह के बारे में जब प्रकाशित होता है तो बताया जाता है कि साल 1990 से लेकर साल 2025 तक मोकामा सीट पर अनंत सिंह का ही कब्जा रहा है। इन्हें छोटी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनकी हालांकि एक विधानसभा ऐसी रही थी जिस विधानसभा में ये चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 1990 से 2025 तक लगातार एक ही सीट पर कब्जा होना, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ये भी बाहुबली हैं, इन पर भी लगभग 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अनंत सिंह पर। जब इनके बारे में हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि जब कोई मीडियाकर्मी इनके पास इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, बातचीत करने के लिए पहुंचता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक इनके सामने वो टिक नहीं पाता। अनंत सिंह के सामने, अनंत सिंह से जब अनंत सिंह की मर्जी के मुताबिक बातचीत होती रहती हैं, सवाल होते रहते हैं, तो वो उसका जवाब बड़ी बेबाकी के साथ देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनकी खिलाफत वाले सवाल किए जाते हैं तो वो मीडिया कर्मियों को, चाहे वो कितनी बड़ी मीडिया स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पत्रकार हो, वो सीधा उसको अपने यहाँ से उठा देते हैं, साफ साफ इनकार कर देते हैं, अब वो बात नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, पत्रकार को बीच में उठना ही पड़ता है। अधिकतम जो इनके इंटरव्यू हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते और मीडिया में इनका कुछ ज़्यादा जोर भी नहीं होता। मोकामा सीट से फिलहाल 3 प्रत्याशी हैं जो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जाता है, जिसमें जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, और आरजेडी से बीणा देवी, जिनके पति हैं बाहुबली सूरजभान, और जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो यहाँ से किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। अभी जनता वोट करेगी, वोट के बाद फैसला होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अपने पक्ष में वोटरों को करने के लिए
और विधानसभा का इस चुनाव को जीतने के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार के लिए है, क्योंकि जिसके पास ये सीट लंबे समय से रही हो और वो सीट फिसलती हुई दिखाई दे तो जाहिर सी बात है वो हाथ पैर तो मारेगा ही, छटपटाएगा भी। और शायद इसी वजह से ही ये जो दुलार चंद यादव हैं, भले ही चाहे वो आरजेडी की कोई सरकार बनाने के समर्थक रहे हों या कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो उसके पक्ष में वोट मांगना चाह रहे थे। शुरुआत में ऐसे मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलता है कि दुलार चंद यादव ये चाहते थे कि आरजेडी से जो टिकट मिले वो पीयूष प्रियदर्शी को मिलना चाहिए, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी को टिकट मिलता नहीं है, बीणा देवी को टिकट मिल जाता है। इसलिए वो आरजेडी के भले ही समर्थक हों, लेकिन मांग रहे थे वोट या फिर उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए। और ये बात कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को ये बात पसंद ना आ रही हो। उन्होंने लगा हो कि इतने लंबे समय से जो मोकामा विधानसभा पर कब्जा जमाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो इस व्यक्ति के कहने से वोट ना मिले और वो हार जाए। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा जो मेन कारण बताया जा रहा है इन पर हमले का, या फिर हो सकता है कि इनके पीछे हत्या के जो कारण बन रहे हैं, अगर उनके पोते ने आरोप लगाए हैं दुलार चंद यादव के, तो दूसरा कारण हो सकता है कि अनंत सिंह की पत्नी है जिनका नाम नीलम देवी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही दुलार चंद यादव ने अपना एक इंटरव्यू दिया था मीडिया में, और इंटरव्यू देने के दौरान वो कहते हैं कि वो नीलम देवी नीलम नहीं बल्कि नीलम खातून है, इस तरह की बात करते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी ने ये बात भी कही थी कि आप व्यक्तिगत बात मत करें, और व्यक्तिगत इस तरह से किसी पर उंगली उठाएंगे तो ये सही नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि जब नीलम लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त कुछ लोग दरी लेके पहुंच जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम दरी लेकर क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि नाचने वाली आई है, वो नाच करेगी, डांस करेगी, हम आराम से बैठ कर तसल्ली से इस डांस को देखेंगे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं अनंत सिंह को खराब लग सकती है और उनके खिलाफ जा सकती है, इसलिए उन्हें गुस्सा आया होगा। हो सकता है कि ऐसी कुछ वजह रही हो। हालांकि अभी कोई बात निकल के सामने नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है, लेकिन परिवार ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं अनंत सिंह पर, तो इस तरह से एफआईआर अभी दर्ज हो चुकी है, और तो कहीं ना कहीं ये जो उंगली उठ रही हैं वो अनंत सिंह की तरफ ही उठ रही हैं। क्या होगा भविष्य में क्या नहीं होगा ये तो खैर पता नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार दुलार चंद यादव के मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो लंबे समय से एक सत्ता ये इस सीट पर कब्जा था अनंत सिंह पर, हो सकता है कि इस बार इन्हें कुछ नुकसान भी हो। नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो अनंत सिंह का कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ हो सकता है, ख़राब हो सकता है। जिस तरह का उनका एक बाहुबल है, जिस तरह से वो मीडिया में आकर बेबाकी से बात करते हैं, जिस तरह से जेडीयू से उन्हें एक ताकत मिली हुई है, आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या का होना वाकई अपना आप में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते गुफरान लियाकत मंसूरी हैं और रेहान रज़ा हैं जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। अभय चौधरी, प्रीति जोशी, मरियम शाह, रूबी यादव, मोहम्मद हनीफ, बरकत अली, दिलबर हुसैन, अन्नू यादव, शिव कुमार पासवान, विवेक शुक्ला, अभी राठी, असद खान, रियाज खान, अरुण कुमार, राकेश कुमार यादव, विमल चौधरी, साध्वी त्रिपाठी, प्रमोद कुमार गुप्ता, इश्तियाक अहमद, कुनाल अहमद शाह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।